हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं डीके सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। क्लास 10th की अपन बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 9 है राजस्थानी भाषा और साहित्य। और आपको पता है, देखो रीट जो मुख्य परीक्षा में ध्यान रखना, इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बारीक क्वेश्चन को भी यहाँ से देखना है और इस चैप्टर में यहाँ से देख लेना, गाइड कोई भी मत पढ़ना आपने, क्योंकि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। क्यों आएंगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अलग से लिख के दिया है राजस्थानी भाषा साहित्य। आप देखे होंगे सिलेबस में, ठीक है। बाकी हर एग्जाम के लिए तो राजस्थानी किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उपयोगी रहता ही है। तो बिना किसी देरी के मैं क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, लास्ट तक आपको बने रहना है और मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो ही शेयर आपके साथ करूंगा। बाकी अगर आपका फालतू टाइम खराब नहीं करूंगा। देखिएगा, शुरुआती अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य यह है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा, ठीक है। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से हमको पता चलता है कि 800 या 913 ईस्वी में है ना, उद्योतन जो सूरी है उनके द्वारा लिखित क्या, कुवलयमाला। तो कुवलयमाला किसने लिखी, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, ठीक है। कहाँ किसने लिखी, उद्योतन सूरी ने, याद रखोगे। कुवलयमाला किसने लिखी, उद्योतन सूरी ने। और अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएगा तो इसको कैसे पूछेगा वो, कितनी भाषाओं में है ये, तो 18 देसी भाषाओं में है, ठीक है। जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया, कब, 1912 में, ठीक है। कौन सी बुक में किया था, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये बुक थी, इसमें किया था। देखना आप, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है क्या, राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया 1912 में। लिंग्विस्टिक जो सर्वे ऑफ इंडिया बुक थी उसमें, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ की जो फिर अनेक बोलियां, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, ये सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन बने। उद्योतन सूरी की क्या, कुवलयमाला है, और राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, ये क्वेश्चन बन गए। आगे आ जाओ। देखो अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति देखो। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थानी का उद्भव 11वीं-12वीं शताब्दी में माना जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव कौन सी शताब्दी में माना जाता है, तो 11वीं-12वीं शताब्दी में माना जाता है। परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा, ठीक है। उद्भव कब हुआ था, 11वीं-12वीं शताब्दी में, ठीक है। आगे आओ। देखो आगे जैसे फिर इसमें देखोगे आप तो कुछ ये भाषाएं दे रखी है, ठीक है। पाली भाषा ने लिया, पाली के बाद ये हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे आप आगे देखोगे यहाँ पे, तो राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया है और प्रत्येक विद्वान अपने मत के अनुसार अपभ्रंश का उपयोग करते हैं। जैसे सौरसेनी हो गया, नागर हो गया, ये सारा कुछ मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। देखो अब अपन कुछ देखो क्षेत्रीय बोलियां देखते हैं। जो डॉक्टर ग्रियर्सन थे उन्होंने जो वर्गीकरण किया, उन्होंने राजस्थानी जो बोलियां हैं उनको 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रियर्सन ने जो राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 5 भागों में। देखे, किंतु मुख्य रूप से अपन दो बोलियों में देखो, पश्चिमी राजस्थान की कौन सी है, पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी, ठीक है। अभी बताऊंगा कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, आप बने रहो। और पूर्वी में कौन कौन सी हैं, तो पूर्वी में आपकी ढूंढाड़ी है, हड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, ठीक है। अब देखो कौन सी बोली कहाँ बोली जाएगी, एक एक को देखना अच्छे से। सबसे पहले अपन मारवाड़ी देखते हैं। तो मारवाड़ी से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, देखिएगा एक सेकंड। हाँ, तो देखो राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा। इस क्षेत्र की बोली को अपन क्या बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, ठीक है। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। यही कारण है राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सर्जन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। राजस्थानी मतलब कि मारवाड़ी ऐसा बोल देते हैं ना। तो ध्यान रखना, आज इस क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी का कुछ संबंध रहा है। ध्यान रखना, थली और गोडवाड़ी इसकी उपबोली हैं। तो मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी हो गई, एक तो आपकी थली, और कौन सी हो गई, गोडवाड़ी। कौन सी हो गई, आपकी गोडवाड़ी। तो ये दोनों उपबोली किसकी हो गई, मारवाड़ी की, याद रखोगे, ठीक है। पहली थली, दूसरी गोडवाड़ी, ये याद रख लेना इसमें, ठीक है। आगे आ जाओ, मेवाड़ी पे देखो। राजस्थान में मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी क्षेत्र कहलाता था, ठीक है, उदयपुर के आसपास का। देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ठीक है। अब देखना, मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी और मैदानों में बोली जाने वाली को मैदानी मेवाड़ी कहते थे। इतना ही दिया हुआ है इसमें, ज्यादा आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी कहाँ की है, जयपुर के आसपास की है। तो राजस्थान में प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी कहा जाता है। और देखो इस बोली में क्या है,
कि सबसे बड़ी विशेषता है 6 शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, जैसे कड़े जा रहे हो 6, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो इसमें प्रयोग किए जाएंगे। आधुनिक राजस्थान में जयपुर दौसा इस क्षेत्र में बोली जाएगी। अब इंपॉर्टेंट देखो इसकी उपबोली कौन कौन सी है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, 3 याद रखना कौन कौन सी, तोरावाटी, ठीक है, इसके अलावा राजावाटी, तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल। नागरचौल ये जो 3 है ना वो ढूंढाड़ी की है, याद रख लेना कौन कौन सी, तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल। अभी मैंने मारवाड़ी की कौन सी, थली और गोडवाड़ी बताई, ढूंढाड़ी की तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल, 3 याद रख लोगे, ठीक है। आ जाओ भारोती पे। और ध्यान रखना अगर भाषा साहित्य का आप ये चैप्टर पढ़ के जाते हो ना, यहाँ से कोई गाइड मत पढ़ना, सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं आएगा, देख लेना, ठीक है। आगे देखो हाड़ौती। अब हाड़ौती देखो कोटा के आसपास का क्षेत्र था, ठीक है, तो इसमें भी ढूंढाड़ी की तरह 6 का ही प्रयोग होता है, ठीक है। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इस क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती, मेव जाति का अधिक्य होने के कारण अलवर और भरतपुर क्षेत्र में मेवात क्षेत्र कहते थे अपन, ठीक है, तो ये अलवर क्षेत्र में बोली जाती है मेवाती। और हरियाणा के आसपास भी इसका स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। और भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव है, ठीक है, भरतपुर में कौन सी है, ब्रज भाषा, ठीक है। अब आ जाओ वागड़ी। तो वागड़ी कहाँ बोली जाएगी, देखिएगा राजस्थान में देखो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है, तो वागड़ी। कौन सी बोली जाती है, वागड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। आगे देखो मालवी। मालवी, अब देखो कि प्राचीन मालवा प्रदेश राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसे मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों में मालवी बोली का गहरा प्रभाव पड़ा है, देखो जिसका अंतर बहुत कठिन है, इसलिए मालवी को अपन राजस्थान की बोली स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब मालवी कहाँ, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, तो राजस्थान की प्रतापगढ़ का क्षेत्र इसका क्षेत्र है। मालवी कहाँ, प्रतापगढ़ में। मालवी कहाँ, प्रतापगढ़ में। अभी एमपी के आसपास की है, तो इसकी उपबोली याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना, यहीं से बनता है कि मालवी की उपबोली कौन सी है, तो रागड़ी और निमाड़ी। रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोली है, तो मालवी की है, रागड़ी और निमाड़ी, ठीक है। आगे आ जाओ शेखावाटी में। तो राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र कौन सा, शेखावाटी कहलाया। अब अगर देखो मैं आपको बताऊं कि अगर क्वेश्चंस में आपको पसंद आना चाहिए ना वो, तो ऐसा डाल देगा वो कि बताओ शेखावाटी का नाम शेखावाटी किसके कारण पड़ा, तो राव शेखा के कारण, ठीक है। किसी गाइड में ढूंढना नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसी क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा जाता है, परंतु आज चूरू, झुंझुनू और ये जो आपका क्षेत्र है उसको अपन आपका शेखावाटी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। आगे आओ देखिए और क्या दे रखी है। अब देखो भीली और अन्य जो पहाड़ी बोलियां हैं कि राजस्थान में आदिवासी जनजातियों को बहुत जन समूह आज पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, ठीक है, इसको कबीला संस्कृति को लिए हुए हैं, तो ये जो भील बोलेंगे उनको भीली बोली बोल देंगे, ठीक है ना, आप इतना सा ध्यान रखो। तो अभी अपने देखो बोलियां देखी हैं, तो बोलियों में जो मैंने आपको बताया ना कौन सी कुछ बोली क्या है वो याद रख लेना, ठीक है, काम बन जाएगा आपका यहाँ से। अब देखो साहित्य पे थोड़ा सा आएंगे, देखना बहुत मजा आने वाला है, यहाँ से मजा भी आएगा, साथ साथ में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डलवा देता हूँ, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। आगे देखो जैसे इसमें आओगे आप साहित्य में, तो राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य कौन सा है, वाणी निष्ठा की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें मैं अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो अपन वीर गाथा काल किसको बोलते थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वीर गाथा काल किसको बोलते थे, तो प्राचीन काल को। भक्ति काल कौन सा था, पूर्व मध्य वाला काल भक्ति काल, और उत्तर मध्य आपका श्रृंगार रीति और नीति वाला काल था, और आधुनिक है विविध विषयों और विधाओं से युक्त। अब देखो ये कुछ फिर जैसे गाथा काल, वीर गाथा काल, भाई प्राचीन काल को क्या बोलोगे, वीर गाथा काल बोलोगे, ठीक है, इतना सा ध्यान रख लेना। अब जैसे इसमें कुछ दिया भी है, इस काल की प्रमुख रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है, तो रणमल छंद किसने लिखा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, रणमल छंद किसने लिखा, इसी प्रकार की बनेंगी, देखना ये रचनाएं सारी याद कर लेना। रणमल छंद किसकी है, तो श्रीधर व्यास की है, किसकी है, श्रीधर व्यास की है। ऐसे जैसे भक्ति काल में आप आओगे, तो भक्ति काल में अगर जैसे कोई दे रखी है तो मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप जैसे भक्ति काल पढ़ोगे तो भक्ति काल में भी आपको कुछ दे रखी है, देखना कि जैसे कि इसके साथ सगुण भक्त कवियों ने अपने आराध्य देवों की वंदनाओं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है, इस प्रकार दे रखा है। इसमें देखो मीराबाई के पद हैं, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किस्मस रुक्मणी जी, ठीक है, और रामरासो, ईश्वरदास की हरिरस, ठीक है, देवियान सांजी झूला की नागणमन, ये रचनाएं हैं, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे उत्तर मध्य काल में आ जाओ, उत्तर मध्य काल में कुछ दे रखी है, तो आपको मैं पीडीएफ दूंगा, उसमें आप ये पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद जैसे आप चलोगे तो ख्यात किसको बोलते हैं, ख्यात, तो देशीय राज्यों के राजाओं द्वारा अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों के जो विवरण के रूप में इतिहास लिखवाकर संचित किया जाता था ना, उसको अपन ख्यात बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके दयालदास की ख्यात है, बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर अनूप सिंह तक का वर्णन है, ठीक है। तो दयालदास की ख्यात में किसका वर्णन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
दयालदास ख्यात में बीकानेर के कहाँ से कहाँ तक है, राव बीका से लेके अनूप सिंह तक का वर्णन कौन सी में है भाई, अनूप सिंह तक का जो वर्णन है वो आपका दयालदासरी ख्यात में है, याद रखना। मोहनोत नैणसी ख्यात लिखी थी, ठीक है। वचनिका क्या होती है, तो देखो संस्कृत में वचन शब्द से वचनिका बना है ना। तो वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अत्यंतानुप्रास मिलता है, इसके अपवाद भी मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे शिवदास गार्डन, भाई शिवदास गार्डन ने कौन सी लिखी थी, अचलदास खींचीरी वचनिका। तो ध्यान रखना, अचलदास खींचीरी जो वचनिका है वो किसने लिखी, शिवदास गार्डन ने। भाई शिवदास गार्डन ने कौन सी लिखी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा। शिवदास जो गार्डन है, ठीक है, उनकी कौन सी थी, तो अचलदास री वचनिका, याद रख लोगे, ठीक है। एक और देखिए, देखो खिड़िया जग्गा कोई रहे, खिड़िया जगरा री कही, तो ये है रतन सिंह की है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दवावेत क्या होती है, तो दवावेत कलात्मक गद्य का एक रूप है दवावेत, ठीक है, जो वचनिका काव्य की तरह ही होता है। जैसे अब अपन कुछ उदाहरण देखें तो ये अखमाल देवरारी दवावेत हो गया, महाराणा जवान सिंह री दवावेत, ठीक है। तो दवावेत आपकी एक तरह से वचनिका ही होती है। वात किसको बोलते हैं, वात क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कहानी की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विधा है, कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुकारा। तो मतलब जो अपन बात करते हैं, ठीक है, वात में अमर सिंह जी री बात, ठीक है, कानड़देरी बात, अचलदास खींचीरी बात, बाबूजी री बात, ये मुख्य रूप से हैं। जमाल क्या है, तो ये भी एक राजस्थानी काव्य है, ठीक है, मात्रिक छंद है राजस्थानी काव्य का। तो जमाल क्या है पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। झूलना क्या है, तो झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, ध्यान रखना। झूलना क्या है, जमाल क्या है, ये पूछा जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पर्ची क्या है, तो संत महात्माओं की जो भी आपके मतलब कि जो व्याख्यान देते थे उनको अपन पर्ची, जैसे कबीर की पर्ची, रैदास की पर्ची, ये होगी। प्रकाश क्या है, तो किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को अपन प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। जैसे किशोरदास का राज प्रकाश हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको, जैसे मर्स्या क्या है, तो राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्स्या जो काव्य हैं वो गाए जाते थे, ठीक है। मर्स्या काव्य क्या है, तो राजा की मृत्यु पे जो काव्य गाए जाते थे, ठीक है, जो काव्य होते थे उनको अपन क्या बोलते हैं, मर्स्या बोलते हैं। फिर जैसे आगे होगी रासो क्या है, ठीक है, रूपक क्या है, विगत, वेली, साकी, सिलोका, ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर जैसे आप आधुनिक साहित्य में आओगे तो फिर आधुनिक साहित्य की जो भी आपकी रचनाएं वो आपको देखनी है, तो मैं इसकी PDF है वो टेलीग्राम पे डलवा देता हूँ, वहाँ से आप देखो जो भी इसकी, जैसे अब जैसे आपकी जैसे ये है बातारी फुलवारी रचना किसकी है, तो विजयदान देथा की हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपकी वर्तमान रचनाएं वो सारी आप पढ़ लोगे मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो ये सारी पढ़ी हुई हैं। क्योंकि अगर जैसे कोई आपकी अगर अलग जो बनती है ना, वो तो मैंने शुरू में बता दिया आपको, बाकी ये देखो ये आप देख लेना, इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएंगे। जैसे धरती दोरारी किसकी है, तो आपकी कन्हैयालाल सेठिया की है, ठीक है। जैसे मिंजर और लीलंटास, ये भी किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया। तो देखो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। कन्हैयालाल जो सेठिया है ना, उसकी कौन कौन सी हैं, एक तो धरती दोरारी, एक कौन सी है, लीलंटास, ठीक है, लीलंटास है। एक कौन सी है, मिंजर है। तो ये तीन याद रखना, लीलंटास, मिंजर और धरती दोरारी किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की है। किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। बाकी अगर क्लास लगी तो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल बटन को जरूर दबा लेना ताकि आगामी जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।